हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि वस्तुओं को जलाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उत्पन्न होती है वस्तुओं को जलाने से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, तो सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना कार निकाल लेते हैं, किसी के पास अगर कार हो तो अपना बाइक निकाल लेते हैं और चल देते हैं। इससे क्या होता है, अगर 100 आदमी जा रहा है तो सोचिए अगर 100 आदमी अपना कार अपना बाइक लेके जाएगा तो 100 गाड़ी जाएगा। लेकिन अगर वही 100 आदमी अगर 2 बस कर लेंगे, जो पब्लिक बस होता है, बस में जाएंगे तो 50 आदमी एक बस में, 50 आदमी एक बस में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, केवल 2 गाड़ी जाएगी। तो सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करेंगे, इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होगा। दूसरा क्या है, अधिक पेड़ लगाएंगे, इससे भी वायु प्रदूषण कम होगा। प्लास्टिक की थैलियों का वर्जन करेंगे, यानी कि वर्जित करेंगे, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये सब अगर हम उपयोग करेंगे, ये सभी कम काम करेंगे, इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी का उपयोग करके हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है। कौन सी मानवीय गति यानी कि मानव का वो कौन सा गतिविधि है जो कि पर्यावरण के निम्नीकरण का कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई, नगरीकरण, ये सब क्या है, तो पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है। तो जल करने को यानी कि पानी को शुद्ध करने की घरेलू विधि क्या होती है, तो पानी को हम उबाल सकते हैं शुद्ध करने के लिए, उसे उसमें क्लोरीन की गोली का उपयोग कर सकते हैं, उससे भी जल शुद्ध हो जाएगा। छान सकते हैं पानी को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी विधि जो है एक घरेलू जल को शुद्ध करने की विधि है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति को दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता कितनी है, ये किस पर निर्भर करेगी, तो उसकी आर्थिक स्थिति पर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन जातव तंतु है। कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्राकृतिक तंतु होगा। कौन हो है, तो रेशम हो जाएगा। अच्छा जातव तंतु है ना, जंतु तंतु है यहाँ पर होना चाहिए, जंतु तंतु है। तो जंतु तंतु रेशम है। और प्राकृतिक तंतु पूछे जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, तो कपास हो जाएगा, जूट हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, ये सभी प्राकृतिक तंतु है। और जंतु तंतु है रेशम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हमें जंतु से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट पदार्थ के नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है, अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को तो पर्णचूरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पर्णकुरण कहा जाता है अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से, यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया हुआ इसमें से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है, तो डॉक्टर को यूनिफॉर्म की आवश्यकता होती है, नर्स को भी, स्कूल के बच्चों को भी। लेकिन कॉलेज के जो शिक्षक होते हैं ना, उनको तो यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। होम साइंस में ना कुछ ऐसे प्रश्न होते ही हैं जिनको कि आप अपने सामान्य व्यवहारिक ज्ञान पर बना सकते हैं। समझ गए, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन इस समय ऐसा नहीं होता है कि अपने व्यवहारिक ज्ञान से आप क्वेश्चन को बना दें। लेकिन होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना ईजी है, इसमें आप बस क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको कि अपने व्यवहारिक ज्ञान से भी आप बना सकते हैं। अब कोई एक सिंपल सा आदमी है जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको भी पूछिएगा कि यूनिफॉर्म की आवश्यकता किसको नहीं हो सकती, तो वो भी बता देगा। अगर आप उसको 4 ऑप्शन दीजिएगा तो कि कॉलेज के जो शिक्षक होते हैं इनको यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। तो आंतरिक सज्जा का मतलब ही क्या होता है, तो देखिए आंतरिक सज्जा क्या मतलब होती है, आपसे लघुत्तरीय में भी पूछा जाएगा कि आंतरिक सज्जा क्या होता है। तो याद रखिएगा आंतरिक सज्जा जो होता है ना, ये घर के अंदरूनी हिस्से में की जाती है, जैसे कि घर के अंदर की जाती है, या फिर कोई हमारा जगह होता है ऐसा जो हमारा होता है, पर्सनल जगह होता है, उस हिस्से में हम जो करते हैं उसके अंदर के हिस्से में करते हैं। जैसे कि हमारा कोई ऑफिस हो गया, हमारा कार्यालय हो गया, हमारा कोई दुकान हो गया, हमारा घर हो गया, इन सभी के घरों के, इन सभी जगहों के आंतरिक
हिस्सों में जो हम सजावट करेंगे उसी को कहा जाता है आंतरिक सज्जा। समझ गए। और क्वेश्चन है हमारा कि आंतरिक सज्जा कहाँ नहीं की जा सकती है, तो घर में, दुकान में, कार्यालय में या सार्वजनिक स्थल पर। तो पब्लिक पैलेस यानी कि सार्वजनिक स्थल पर हम आंतरिक सज्जा नहीं कर सकते। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा, तो सिंपल याद रखिएगा आंतरिक सज्जा क्या होती है। तो आंतरिक सज्जा जो होती है ये घर के और ऑफिस या फिर हमारा जो पर्सनल कोई जगह होता है उसके आंतरिक स्थल, आंतरिक जगह पर हम ये सज्जा करते हैं। जैसे कि ऑफिस के अंदर हम सज्जा कर सकते हैं, यानी कि आंतरिक सजावट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कार्यालय तो बता ही देंगे, ऑफिस या फिर दुकान में, घर में, इन सभी जगहों पर जो आंतरिक सजावट करते हैं उसी को कहा जाता है आंतरिक सज्जा। तो याद रखिएगा ये आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊनी वस्त्र को निम्न में से किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए। तो ऊनी कपड़ा जो होता है इसको हमें ठंडा पानी से धोना चाहिए। और गर्म पानी से धोते हैं तो सुनते हैं ना कि गर्म पानी से धोएं इसीलिए सिकुड़ गया, यानी कि गर्म पानी से धोना ही नहीं चाहिए ऊनी वस्त्र को। ऊनी वस्त्र को ठंडा पानी से ही हमेशा धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो माँ होती है जो छोटे बच्चे को दूध पिलाती है उनके लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए डेली अतिरिक्त, यानी कि जितना वो पहले कैलोरी लेती थी उसके अलावा उनको 500 कैलोरी की और आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह जो है वो खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है। तो हॉलमार्क, हॉलमार्क जो कि सोना में लगाया जाता है, सोना के लिए यूज किया जाता है। खाद्य पदार्थों के लिए जो उत्पाद किया जाता है चिन्ह वो है FPO। भूरा और हरा बिंदु जो कि जानते ही हैं, भूरा और हरा बिंदु क्या होता है। FSSI ये होता है खाद्य प्रमाणीकरण चिन्ह। तो ये सब खाद्य प्रमाणीकरण चिन्ह है। कौन चिन्ह नहीं है खाद्य प्रमाणीकरण, तो हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अपमिश्रण का उदाहरण है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि अपमिश्रण का उदाहरण क्या है। तो नकली को असली बताकर बेचना, ये भी अपमिश्रण का उदाहरण यानी कि मिलावट का उदाहरण है। बासी भोजन को ताज़ा बनाकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, तो ये सभी क्या है, तो अपमिश्रण के उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वाभाविक तरीके से सड़नशील बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कहाँ डालना चाहिए। तो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा जो होता है उसे में हमें हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल जो कूड़ा होता है उसे याद रखिएगा, उसे हमें हरा कूड़ेदान जो होता है उसमें डालना चाहिए। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस के जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का PDF है ये नहीं लिए तो इसको आप लोग किस तरह से ले सकते हैं और इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं इस PDF को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे इस PDF को ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस PDF को बचे हुए नहीं लिए उनको बता दें इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आप लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, सबसे पहली बात तो यही ना, इसमें मिलेगा आखिर क्या क्या हमें। तो इसमें मिलेगा आपको होम साइंस के जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, गेस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में होम साइंस में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको उत्तर के साथ इस PDF में मिल जाएगा। समझ गए, इतना कुछ आपको मिल रहा है होम साइंस में। और इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाहर से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक भी पूछा ही नहीं जाएगा। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है इसका प्राइस है केवल और केवल 20 रुपीज़। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस PDF को ले सकेगा, एफर्ट कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएगा। अब लेना कैसे और पे कैसे करना है, तो पहले आपको ये नंबर जो दिख रहा है इस नंबर पे 20 रुपीज़ पे कर देना है, 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर सकते हैं, केवल और केवल 20 रुपीज़। पे करके आपको क्या करना है, इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे आपको बस एक और मैसेज कर देना होम साइंस, जिससे कि ये पता चल जाए आपको होम साइंस का PDF चाहिए। यानी कि आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे किस सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। और इस PDF को लेकर के अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको अच्छे से अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसमें से आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। सभी प्रश्न आप लोगों को यहीं से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी आएगा तो बुक से ही, क्लास 12 होम साइंस के बुक से, बुक के किसी चैप्टर से, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सारा का सारा इस PDF में ऐड कर दिया गया। समझ गए? अगर इसको यानी कि कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस PDF को नहीं लिए वो लोग इस PDF को जरूर ले लीजिएगा। जितना टाइम बचा हुआ है उतना में ही आप लोग इसको अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं,
जितना हो सके आपसे उतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में अधिकतर प्रश्न बन ही जाएंगे, आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। समझ गए? तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाती है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा रोग ना लौह तत्व की कमी से हो जाती है। तो एनीमिया रोग जो है, एनीमिया बीमारी जो है ये लौह तत्व की कमी से हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से कौन सा भोजन का कार्य है? भोजन का काम क्या है? तो शरीर का पोषण प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से शरीर की रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है भोजन का कार्य है, भोजन का काम है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है? तो प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका होता है सूर्य की रोशनी, वर्षा, हवा की गति, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी क्या है? तो प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचत बैंक खाते का ब्याज कैसे देता है? तो बचत जो है ये बैंक खाते का जो ब्याज है वो त्रैमासिक देता है, यानी कि 3 माह पर देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? कौन एक प्राकृतिक फाइबर यानी कि नेचुरल फाइबर नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो टेरेलिन जो है ये प्राकृतिक फाइबर नहीं है, ये मानव निर्मित फाइबर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जूट, रेशम और ऊन ये क्या है? तो प्राकृतिक फाइबर है। आपसे एग्जाम में लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक फाइबर भी होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, जैसे कि जूट, रेशम, ऊन, ये सब क्या है? तो ये सब प्राकृतिक फाइबर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में लिखना है आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है? इन्हें की है कौन सा जो है वो गर्म रंग नहीं है? तो बैगनी रंग जो होता है ये गर्म रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैगनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो सीमित जानकारी, गलत जानकारी और निरक्षरता, ये सभी क्या है? तो उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है। अब ये क्या होता है उपभोक्ता शोषण? तो उपभोक्ता शोषण वो होता है यानी कि उपभोग जो करता है, उपभोक्ता हम हैं, जो भी कुछ कोई खरीदने जाता है और उसका अगर शोषण किया जाता है। शोषण किस तरह से किया जाता है? उसको कुछ गलत सामान दे दिया जाता है, एक्सपायर सामान दे दिया जाता है, तो हमारा शोषण इस तरह से किया जाता है। तो इसका आखिर कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है सीमित जानकारी, यानी कि हमारे पास जानकारी ही नहीं होती है, गलत जानकारी होती है, या फिर निरक्षरता। अगर कोई पढ़ा लिखा लोग ही नहीं है, दुकान में कोई सामान लेने गया, कोई पैकेट वाला सामान है वो एक्सपायर है, एक्सपायर वो जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है उसको दे दिया, उसको क्या पता कि एक्सपायर सामान है, वो तो लेके चला आएगा, हो सकता है उसको कुछ 5 रुपया कम करके दे दे, यानी कि दुकानदार भी खुश, चलो एक्सपायर सामान चला गया। जो आज सामान लेने आदमी गया होगा वो निरक्षर व्यक्ति होगा, वो भी खुश कि चलो 5 रुपया सस्ता में मिल गया, 10 रुपया सस्ता में मिल गया। समझ गए? इससे क्या होगा, दोनों खुश तो हो जाएंगे, लेकिन वो हानिकारक किसके लिए? तो जो खरीदने गया सामान उपभोक्ता जो है उसके लिए वो हानिकारक है। तो ये इन सभी कारण होता है सीमित जानकारी, गलत जानकारी और निरक्षरता उपभोक्ता के शोषण का। इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, चेक की वैधता अवधि जारी करने का तारीख क्या होता है? तो एक जो ऐसे हम चेक किसी को काट करके दे देते हैं कि जाओ, तो हम 5,000 का, 10,000 का या 50 लाख का जो भी चेक होता है वो काट करके दे देते हैं, तो कितने दिन के बाद तक वो डालेगा बैंक में तो चेक पास हो जाएगा? तो ये आपको याद रखना है 3 महीने तक। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? मानव की मूलभूत आवश्यकता कौन नहीं है? तो मनोरंजन जो है मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, कई बार आप सुने होंगे, तो रोटी, कपड़ा, मकान यानी कि भोजन, वस्त्र और मकान क्या है? तो मानव की मूलभूत आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? तो उपभोक्ता को जागरण करने के लिए, यानी कि उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए सरकार का जो सबसे प्रचलित नारा है वो है जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो जो है ये उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे प्रचलित नारा है सरकार का। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का जो अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का जो अधिकार है ये वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है। तो वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या होता है? तो सोयाबीन जो है ये वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आहारीय फाइबर मदद करता है, तो आहारीय फाइबर जो है किस चीज़ में मदद करता है? तो याद रखना है कब्ज की रोकथाम में, रक्त परिसंचरण में, प्रतिरक्षा वृद्धि में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी में आहारीय फाइबर जो है मदद करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भ अवस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में मुख्यतः लौह अयस्क तत्व की कमी हो जाती है गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्ति करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खाद्य पदार्थ से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो खाद्य पदार्थ से जलांश समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ जल होता है, यानी कि स्वच्छ जल जो होता है, साफ पानी जो होता है वो कैसा होता है? तो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और कीटाणु रहित होता है। पानी जो देखते हैं पानी में कोई ना कि रंग होता है, ना कोई गंध होता है, ना उसमें कोई कीटाणु होता है, अगर वो स्वच्छ जल है तो यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी स्वच्छ जल, साफ पानी जो होता है वो रंगहीन और गंधहीन होता है। ये क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है कि स्वच्छ जल की दो विशेषताएं बताइए। तो याद रखिएगा पहला विशेषता, स्वच्छ जल जो होता है वो किसी भी रंग के बिना होता है, यानी कि रंगहीन होता है। स्वच्छ जल जो होता है वो गंधहीन होता है। बस दो विशेषता आपको बताना होगा। लघुत्तरीय में ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? किसी व्यक्ति को जो पानी की आवश्यकता होती है ये किस पर निर्भर करती है? तो उसकी जलवायु कैसी है, गतिविधि कैसी है, आहार संबंधित आदतें कैसी हैं, यानी कि कोई व्यक्ति पानी कितना पी रहा है ये किस पर निर्भर करेगा? पहला तो जलवायु पर। और कोई कश्मीर का व्यक्ति होगा, मान लीजिए अभी अगर जून का महीना या जुलाई का महीना है, कोई एक कश्मीर का व्यक्ति होगा और एक कोई राजस्थान का व्यक्ति होगा, तो पानी कौन ज़्यादा पिएगा? राजस्थान का व्यक्ति पिएगा। तो जलवायु पर निर्भर करता है। गतिविधि, कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ लेटा हुआ है या फिर बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो पानी की आवश्यकता किसको होगी? तो यानी कि जो रनिंग कर रहा है या फिर जो दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है उसको, यानी कि हमारी गतिविधि पर निर्भर करता है किसी भी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता है। आहार संबंधी आदतें, कोई बहुत ज़्यादा नमकीन या तीखा खा लिया है, समझ गए, या नमकीन चीज़ खा लिया है, अब कोई कुछ खाया ही नहीं या फिर कोई खाया भी तो थोड़ा सा मीठा कुछ खा लिया है, तो पानी की जरूरत किसे होगी? जो तीखा खाया है या फिर जो नमकीन खाया है उसको। तो आहार संबंधित आदतें, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पानी की जो आवश्यकता निर्भर होती है इन सभी पर होती है, इन सभी आदतों पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी पर। अगला क्वेश्चन है इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इडली बनाने के लिए भाप के द्वारा इडली को बनाया जाता है, तो भाप में पकाना इडली बनाने का विधि है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है? तो भविष्य के लिए बचत का लाभ जो है रोटी कमाने वाले मृत्यु के बाद सहायता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो भोजन के पाचन में पाचक रस जो होता है हमारे शरीर में वो सहायता करता है। हमारे शरीर में भोजन को पचाने में जो पाचक रस होते हैं वो सहायता करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। समझ गए? इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि होम साइंस के और भी इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर को करेंगे। ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, अभी तक आप लोग उस पीडीएफ को नहीं लिए, आपका सब्जेक्ट अगर होम साइंस है तो उस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता ही चुके हैं क्वेश्चन कहीं से भी आएगा बुक से, बुक के किसी चैप्टर से, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सारा कुछ उस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। समझ गया? तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए उसको जरूर आप लोग ले लीजिएगा।